नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। फतेह सागर पर पत्नी और 4 साल के बच्चे के साथ घूमने पहुंचे फिजिशियन की चलती कार में लगी आग। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर आउट मामले में 44 युवकों को लिया हिरासत में। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उदयपुर जिला कलेक्टर सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपभोक्ताओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई। इस दौरान एलपीजी नियम, सीएनजी पंप की कार्यशैली, खाद्य पदार्थों में मिलावट सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। जिला रसद अधिकारी बिजल सुराणा ने कहा कि हर शिकायत का प्रभावी समाधान किया जाएगा। उदयपुर के फतेह सागर पर पत्नी और 4 साल के बच्चे के साथ घूमने पहुंचे फिजिशियन की चलती कार में शुक्रवार रात को अचानक आग लग गई। डॉक्टर ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए पत्नी व बच्चे को कार से बाहर निकाल लिया, लेकिन कार डिवाइडर से टकरा गई। ऐसा बताया जा रहा है कि कार में वायरिंग शॉर्ट होने से यह आग लगी थी। डॉक्टर भरत ने बताया कि वह अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ फतेह सागर घूमने निकले थे। रानी रोड पर पहुंचे थे कि कार से एकाएक धुआं निकलने लगा। आग बढ़ती देख अग्निशमन विभाग को सूचना दी। करीब 5 मिनट में शिल्पग्राम से पहली फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसके बाद 3 दमकल और पहुंची, जिनकी सहायता से आग पर काबू पाया गया। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर आउट मामले में 44 युवकों को पकड़ा है। उदयपुर एसपी के निर्देश पर गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाने के बाहर आज सुबह बस को पकड़ा। नाकाबंदी कर पुलिस ने बस में चेकिंग की तो उसमें बैठे कई युवाओं के पास पेपर का कंटेंट मिला। इस पर पुलिस को शक हुआ और ओरिजिनल पेपर से चेक करवाए तो पेपर से कई सवाल मैच हो गए। बस में बैठे युवाओं को एक साथ चलती बस में पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार उदयपुर डीएसटी टीम के साथ बेकरिया और अन्य थानों की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने बस में मौजूद सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। बेकरिया से सभी को उदयपुर के पुलिस लाइन लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। ज्यादातर आरोपी जालोर और सिरोही समेत अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बस से पेपर के अलावा प्रिंटर समेत कुछ अन्य उपकरण भी मिले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड जोधपुर का रहने वाला है, जिसने एक एक अभ्यर्थी से 10-10 लाख रुपए में सौदा किया था। जी सर। हाथ नीचे रखेंगे। जी सर, बताइए। यस सर। कोई दिक्कत, हमें मुख्य से सूचना मिली थी कि जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कुछ लोगों को बस के थ्रू ले जाया जाकर उनको एग्ज़ाम सॉल्व करवाया जाकर और उनको हेल्प भी दी जा रही है। तो इस सूचना को गलत किया गया और लगातार पीछा करके उन लोगों को बेकरे के पास पकड़ा गया है। इसमें भी 40 से ज़्यादा लोग, जिसमें कैंडिडेट्स मेजॉरिटी कैंडिडेट्स हैं जो जालौर को बिलोंग करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको सॉल्व करवाने में मदद कर रहे हैं, तो उनको पकड़ा गया है। कौन है सर मास्टरमाइंड इसमें अभी तक? अभी ये चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ड्यू कोर्स में आपको इंटीमेट कर दी जाएगी। इनमें से कुछ लोग हमारे पकड़ में आए और उनसे पूछताछ मानी जा रही है। सर लड़कियाँ फरार हुई हैं क्या? नहीं, जो यहाँ मौके पे थे उनको सबको पकड़ लिया गया है। बाकी एक एक्सटेंसिव सिस्टम है, कुछ और दिनों से भी इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। तो एक थोड़ा सा बड़े लेवल पे ये चल रहा था, उस हिसाब से देखने की कोशिश की जा रही है। तो कैंडिडेट कितने हैं, संख्या कितनी है? अभी ये 40+ कैंडिडेट्स हैं और 4 लोग ऐसे हैं जो इस लीकेज वाली उसमें सामने आए। लड़कियाँ क्या? भी हैं सर? जी, इसमें सर कोई ऐसे कैंडिडेट भी है जो कि फर्जी कैंडिडेट बन के और एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं? ऐसे भी कैंडिडेट्स हमारे पास 2 या 3 सामने आए हैं और इन्वेस्टिगेशन इस बारे में चल रही है और भी लोग इसमें बढ़ सकते हैं। सर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आएगा कितने पैसे दिए इन्होंने, कुछ ऐसा? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में फिगर 10 लाख का है, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। वो एक बार डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब 1-to-1 सबसे हो जाएगी तो सर कोई ऐसा नाम सामने आया है क्या पूछताछ में जो कि क्योंकि कानून बना हुआ उसके बावजूद हिमाकत कर रहे हैं पेपर आउट करने की? जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करके और सबसे सख्त उनको सजा दिलवाई जाएगी। गर्ल्स भी है सर, लड़की? ये जो प्रोसेस है उसको निषेध करने का जो काम है वो बहुत सारे लोगों के साथ होगा और इसको किसी जो हमारा पूरा एंडेवर रहेगा कि इनमें से
जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनकी चेन तक पूरी पहुँचा जाए और उनको कानूनी कार्रवाई के खिलाफ सख्त से सख्त की जाए। सर एक लास्ट की कहाँ से पेपर आया इनके पास, क्या उसके बारे में कोई क्लू इन लोगों ने दिया है क्या? कि क्योंकि पेपर तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और ये उस पर काम चल रहा है। अभी तक जो पकड़ में आया इसमें मुख्य जो व्यक्ति है वो कहाँ का है सर? ये सभी जालोर से बिलोंग करते हैं। ठीक। आज फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आरपीएससी ने जो पेपर कराया है, सेकंड पेपर, वो उदयपुर में आज फिर आउट हो गया। यद्यपि आरपीएससी ने परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन ये इस समस्या का हल नहीं है। उदयपुर में पूरी एक गाड़ी में 40-50 लोग पेपर को आउट कराने के लिए शहर में घूमते हुए बस में उसके सारे प्रिंटिंग साधन, पेपर आउट कराना, उसको वापस हल करके उसका उत्तर देना, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ की पुलिस ने पकड़ी है। अब ये घटनाएं सरकार के लिए भी कलंक है और हम सब जो शिक्षा के जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका अफसोस है। इतनी बार पेपर आउट हो जाने के बाद बच्चा जब तैयारी करके परीक्षा के लिए जाता है और वहाँ जाने के बाद ये होता है कि इस पे पेपर आउट हो गया, तो निरस्त किया जाता है। इस पीड़ा को सरकार न समझ रही है, न परीक्षा करने वाले समझ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है और ये गैंगें इसको पेपर को बेच करके पैसा कमाने का धंधा करती है। इसका मतलब रैकेट बहुत बड़ा है। पहले भी 8 पेपर आउट हो चुके हैं और आज 9वां हुआ है। उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और समझ करके सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है
उदयपुर शहर की झीलों में जलीय खरपतवार व जलकुंभी को नष्ट करने के लिए आखिरकार झील प्रेमियों की मेहनत रंग लाई। प्रशासनिक बैठक में निर्णय के बाद मत्स्य विभाग ने पिछोला झील में जलीय खरपतवार के जैविक नियंत्रण के लिए ग्रास कॉर्प एवं कॉमन कॉर्प प्रजाति की मछलियों के बीज छोड़े हैं। ये मछलियां अपने वजन से 3 गुना ज्यादा खरपतवार खाती है। शनिवार को सिसारमा रोड पर सीता माता मंदिर की तरफ पिछोला झील में यह बीज जिला कलेक्टर व झील प्रेमियों की मौजूदगी में छोड़े गए हैं। झीलों का पानी लगातार पीने के उपयोग में आ रहा है। ऐसी स्थिति में वनस्पतियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई थी। ऐसे में अब पिछोला में जलीय खरपतवार पर खर्च होने वाला पैसा बचाने के लिए बीज छोड़े गए हैं। हाँ बताएं सब किस तरीके की आती पिछोला झील के अंदर भारी मात्रा में जलीय खरपतवार फैली हुई है। जलीय खरपतवार के नियंत्रण के लिए पिछले 8 साल से मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। आज मतलब क्या है, ताराचंद जी मीणा साहब के संयोजन में 3 लाख रुपये नगर निगम ने दिए हैं मत्स्य विभाग को, और मत्स्य ग्रास कार्प और कॉमन कार्प मत्स्य छोड़ी गई है जो अपने वजन से 3 गुना ज़्यादा जलीय घास रोज़ खाती है। जलीय घास पर नियंत्रण के लिए जैविक विधि सबसे उपयोगी है, क्योंकि करोड़ों रुपया झील सफाई पे खर्च हो रहा है, उस खर्च में कमी आएगी। दूसरा, झीलें स्वच्छ रहेगी, झीलों की शुद्धता बनी रहेगी। जल पीने का पानी का स्रोत है, पीने के पानी के स्रोत के अंदर कई तरह की जलीय वनस्पतियाँ हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी जलीय वनस्पतियों के नियंत्रण के लिए जैविक विधि सबसे उपयोगी है। और आज का दिन जो है वो उदयपुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि पहली बार मतलब उदयपुर के जिलों में जैविक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए कार्य किया जा रहा है। ओके। दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज 60 साल पूरे कर 61वें साल में प्रवेश कर चुका है। हर रोज राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के करीब 5000 लोगों का इलाज करने वाला यह मेडिकल कॉलेज अब तक 9000 डॉक्टर्स तैयार कर चुका है, जो देश दुनिया में अपनी सेवाएं देकर उदयपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में RNT आज व कल 6 डिकेड समारोह मनाने जा रहे हैं। इस 2 दिवसीय समारोह में 2000 स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स शामिल हो रहे हैं। इसमें अलग अलग देशों में रहने वाले 29 स्पेशलिस्ट भी है, जिन्होंने फील्ड में पहचान बनाई है। समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी रहे। अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और विशिष्ट अतिथि RNT के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर HK बेदी ने की। 6 डिकेड कार्यक्रम की शुरुआत पर सुबह टीबी क्लिनिक के पास ऑडिटोरियम में सुबह चिकित्सा विज्ञान के भविष्य पर सेमिनार के साथ शुरुआत की गई। शाम को फील्ड क्लब में म्यूजिकल नाइट आयोजित होगी, जिसमें बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर सिंह की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम के दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे फील्ड क्लब से साइक्लोथॉन और सज्जनगढ़ किले से वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बड़ी रोड स्थित एक निजी होटल में कार्निवल का आयोजन होगा। इसके साथ ही कार्यक्रम में 72 सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स का भी सम्मान किया जाएगा। एक सौभाग्य का विषय है कि 6 दशक से जो डॉक्टर यहाँ से निकले हुए हैं वो साथ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने खुद ने देखा कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, और वो सब हमने देखा है कि जो अलग अलग जगह से यहाँ से पढ़कर गए हैं वो किस तरह से समाज में डॉक्टर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और हमें आज अच्छा लगा कि डॉक्टर बेदी जैसे डॉक्टर का अनुभव सुना हमने। बहुत रेयर होता है 94 की एज में देश को बदलते हुए उन्होंने देखा है एक मेडिकल प्रोफेशन में किस तरह का बदलाव हुआ और किस तरह की बीमारियों को संबंध में लोगों को सचेत होना चाहिए। ये सुनने का मेरे लिए तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव है। और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ के जो डॉक्टर से मिलके पेंडेमिक में उन्होंने जिस तरह का काम किया उसको हम जितनी बड़े करें उतनी कम है। और मैं और कटारिया साहब का ध्यान आकर्षित किया है कि यहाँ का जो जनाना हॉस्पिटल किसी ज़माने में एक रिनाउंड था, उसमें एक इंस्टीट्यूट बने, ऐसा पोरवाल साहब की और मन की इच्छा है। हम दोनों कोशिश करेंगे कि राजस्थान सरकार इस जो आयोजन किया उस मेमोर को स्थायी करने के लिए उस इंस्टीट्यूट की घोषणा करें। हम दोनों प्रयत्न करेंगे। हमें आशा है कि सरकार इस बारे में कुछ अच्छा सार्थक निर्णय लेगी। मैं एक बार पुनः जो हमारे मेडिकल कॉलेज के जितने भी डॉक्टर्स आए हैं उनका बहुत बहुत हृदय स्वागत करता हूँ। कटारिया जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि कटारिया जी के कारण और पोसवाल जी के कारण हम इतने डॉक्टरों का यहाँ स्वागत कर सके। सर, आपकी किस तरह की यादें हैं और देश से किस तरह से भिन्न है RNT? मेरा अनुभव एज ए स्टूडेंट, मैं 1966 में यहाँ पढ़ने के लिए आया। जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ने आया तो मुझे अपेंडिक्स हो गया, तब भी मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। मेरे साथ जो पढ़ने वाले हैं वो उस समय कॉन्टेम्प्रेरी यहाँ डॉक्टर पढ़ाई करने के लिए आए। तब से मैं मेडिकल कॉलेज में किसी न किसी रूप में, मरीज के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, एक मित्र के रूप में इस मेडिकल कॉलेज में आता रहा हूँ। मुझे विधायक बनकर भी इस मेडिकल कॉलेज में डेवलपमेंट को देखा
और आज हमें खुशी है कि मोहनलाल सुखाड़िया जी से लगा कि कटारिया जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधि कर रहे हैं, वो सब मिलकर इस इलाके में मेडिकल फैसिलिटीज़ को अच्छा डेवलप करें, उसके लिए बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा हमें खुशी इस बात की कि यहाँ के पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं वो समाज में बहुत अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे पेंडेमिक हो चाहे और कोई बीमारियाँ हों, उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन किया। तो ये अनुभव बहुत कम अनुभव होता है। सबसे पहली तो यह है कि इस महाविद्यालय का नाम एक ऐसे व्यक्ति और विभूति के नाम से रखा है। मैं सोचता हूँ राजस्थान के बाकी मेडिकल कॉलेज का और हमारे कॉलेज के नाम का रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से इस महाविद्यालय की घोषणा करना मोरारजी देसाई के द्वारा, और जो स्थान और जो सम्मान मिला है कुछ तो उस नाम के कारण से मिला है। और फिर 60 वर्ष की यात्रा में यहाँ जितने भी हमारे पढ़ाने वाले अध्यापक रहे, उन्होंने अपने जिन विद्यार्थियों को तैयार किया वो आज केवल भारत में नहीं दुनिया के कई देशों में अपनी प्रतिष्ठा और अपने काम के कारण से इस महाविद्यालय को इतना सम्मान दिलाया। उन सब का स्वागत करने का मौका मिला। 60 वर्ष की यात्रा में ये कहाँ से चला था और कहाँ तक पहुँचा और क्या किया क्या नहीं किया, तो मैं सोचता हूँ कि इस आदिवासी क्षेत्र में 32 लाख लोगों का सालाना अगर यहाँ ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद भी यहाँ के डॉक्टरों की कुशलता के कारण से, व्यवहारिकता कारण से और काम के कारण से इन्होंने जो मांगा दानदाताओं ने भी दिल खोल करके दिया। और मैं सोचता हूँ, आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन राजस्थान के जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनकी तुलना में अगर उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में तो दानदाताओं को सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी मेडिकल कॉलेज को मिला है, इस मेडिकल कॉलेज को मिला है। कब मिलता है? जब दानदाता सेवा से खुश होता है, उनके काम से खुश होता है, तब वो जाकर के दिल खोल करके पैसा देता है। हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति ने 3-3 करोड़ रुपया, जैसे आज ही हमने जो मधु लोढ़ा और उनके निर्मल जी ने जो दिया 3 करोड़ का काम बना करके दिया। हिंदुस्तान जिंक ने हमको पूरा का पूरा एक तरह से हमारा ये जो हार्ट का है वो पूरा बना कर दिया। सैयदना जी आए, उन्होंने दिया। अभी पोरवाल जी ने है तो पूरा का पूरा बना के दिया। छाबड़ा जी ने पूरा बना के दिया। तो हमारे यहाँ छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति ने जो इस और कैंपस को अच्छा बनाने में प्रयास किया, उसका कारण मैं समझता हूँ यहाँ के डॉक्टरों की सेवा से और उनके काम से संतुष्ट होकर के व्यक्ति यहाँ देने की कोशिश करता है। और इन्होंने विशेष करके कोविड के समय में जिस मुस्तैदी के साथ काम किया, और मेरा जो कैलकुलेशन है अगर सबसे कम डेथ कहीं हुई जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें गए हुए पेशेंट से, तो इस मेडिकल कॉलेज में और इस महाराणा भोपाल चिकित्सालय में सबसे कम कोविड से डेथ हुई है। और सामान्य गरीब व्यक्ति को भी वो सब सुविधाएं देनी मिली है जिसको सामान्यतः बड़े। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस को लेकर ईसाई धर्मावलंबियों में उत्साह का माहौल है। शहर समेत पूरे जिले में प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव को लेकर गिरजाघर सज चुके हैं। रविवार को बड़े धूमधाम से यह पर्व मनाया जाएगा। सुबह की प्रार्थना के साथ ईसाई समुदाय के लोग प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाएंगे। शहर का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शेपर्ड मेमोरियल चर्च में रविवार को बड़ी संख्या में समुदाय के लोग पहुंचेंगे। जन्म के बाद यीशु के नाम का जयघोष किया जाएगा। वहीं पिछले एक हफ्ते से चल रहे कैरोल गायन का समापन होगा। समुदाय के युवाओं का कहना है कि प्रभु यीशु का जन्म मानव जाति के उत्थान के लिए हुआ था। ऐसे में क्रिसमस पर्व पर हम सभी को प्रभु यीशु के सिद्धांतों को अपनाते हुए दूसरों की मदद करने का संकल्प लेना चाहिए। यह पर्व हम सभी के लिए खुशियां लेकर आता है। समाज के बेसहारों, दुखियों, पीड़ितों और निर्धनों के प्रति दिलचस्पी दिखाकर नई मानवता और समाज का निर्माण किया जाएगा। मेरा नाम न्योनेना है। हम लोग यहाँ के यूथ हैं और क्रिसमस आने से पहले हम एक हफ्ते का कैरल्स निकालते हैं जो शाम को 6 बजे से 2 टीम के डिवाइड होकर निकलती है। फिर यहाँ जितने भी उदयपुर में चर्चेस हैं, जो CNI चर्च के मेंबर्स हैं जितने भी, वो उन सबों के घर पे हम लोग जाकर 2-3 सॉन्ग्स गाते हैं। वहाँ पे खूब मतलब अच्छे से पकवान वगैरह और केक वगैरह ये सब खाते हैं। वहाँ प्रेयर करते हैं। हर एक घर पे जितने भी घर यहाँ इस चर्च से रिलेटेड हैं उन सारे घरों पे जाकर हम लोग एक क्रिसमस आने की खुशी के अंदर वो सारी चीज़ें बांटते हैं। प्लस उसके बाद हम लोग यहाँ का चर्च डेकोरेशन करते हैं। उसके जस्ट बाद जब क्रिसमस वर्शिप होती है सुबह,
उसमें सारे यूथ वाले सॉन्ग्स देते हैं। उसके अलावा जब वर्शिप ख़त्म होती है, वर्शिप ख़त्म होने के बाद हम लोग केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितने भी जने यहाँ आए हुए होते हैं, यहाँ चर्च के मेंबर्स हों, चाहे वो बाहर से जो लोग के चर्च देखने आते हैं, चर्च डेकोरेशन देखने आते हैं, हम उन लोगों को सबको केक खिलाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग वापस अपने अपने घर जाते हैं। इस दिन का इंतजार रहता है तो कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि साल में एक ही बड़ा त्यौहार होता है, तो हम लोग वो पूरे साल इस टाइम का वेट करते हैं कि बस क्रिसमस आए और हम लोग अच्छे से उसको सेलिब्रेट कर सकें। ठीक, क्रिसमस के जो आज रात को कार्यक्रम वगैरह होंगे और कल जो प्रोग्राम होगा उसके बारे में बताएं। मैं पादरी इमानुएल डामोर, शेपर्ड मेमोरियल CNI चर्च उदयपुर से सर्वप्रथम आप सबको बड़े दिन यानी क्रिसमस की शुभकामना और बधाई देता हूं। और आज जो 24 है, आज रात में 12:30 बजे मिडनाइट सर्विस होगी, जिसमें विश्वासी भाई बहन आराधना यानी वर्शिप के लिए आएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे और एक दूसरे को बधाई देंगे। और कल मुख्य आराधना है जो सुबह 9:30 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें सभी मसीह परिवार सम्मिलित होंगे और आराधना करेंगे। और आराधना के दौरान गीतों को गाया जाएगा, प्रार्थना की जाएगी और प्रवचन होगा और तत्पश्चात आराधना का समापन होगा और सब एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देंगे और अपने अपने घर को जाएंगे। सो अभी हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारी प्रार्थना यही है कि सब परिस्थितियां अच्छी रहें और प्रभु अच्छे परिस्थितियों में क्रिसमस मनाने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि कोविड आ रहा है और उसका भी झलक जब दिखती है और तो चिंता का विषय है। लेकिन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबकी संभाल और रक्षा करते हुए इस पावन पर्व पर सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। फतेह सागर पर पत्नी और 4 साल के बच्चे के साथ घूमने पहुंचे फिजिशियन की चलती कार में लगी आग। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर आउट मामले में 44 युवकों को लिया हिरासत में। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।